नमस्कार। आज हम जिस राजस्थान को जानते हैं अपनी शानदार संस्कृति और इतिहास के लिए, वो हमेशा से ऐसा एक राज्य नहीं था। नहीं, बल्कि ये तो कई रियासतों और ठिकानों का एक बिखरा हुआ समूह था। तो सवाल ये है कि ये सब जुड़कर एक कैसे हुए। चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी को परत दर परत समझते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से भी बहुत ही जरूरी है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। 8 साल 7 महीने और 14 दिन। सोचिए जरा, इतना लंबा वक्त लगा उस प्रक्रिया में जिसने आज के राजस्थान को उसका वर्तमान स्वरूप दिया। ये कोई आसान काम नहीं था। एक बहुत बड़ी चुनौती थी जिसे 7 अलग-अलग चरणों में, मतलब स्टेप बाय स्टेप पूरा किया गया। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहले समझेंगे कि राजस्थान बनने की शुरुआत आखिर हुई कैसे। फिर देखेंगे कि पहले कौन-कौन से संघ बने। उसके बाद जानेंगे वृहत राजस्थान के जन्म के बारे में, और फिर देखेंगे कि आखिरी चरणों में ये कहानी पूरी कैसे हुई। और हाँ, आखिर में एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी फैक्ट्स हैं, उन पर भी एक नजर डालेंगे। जरा कल्पना कीजिए, आजादी के समय आज वाला राजस्थान था ही नहीं। इसकी जगह पर थीं 19 अलग अलग रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा। सब के सब अपने अपने शासकों और अपनी अपनी सीमाओं के साथ एकदम अलग थलग। मतलब इन सभी टुकड़ों को जोड़कर एक माला में पिरोना, एक झंडे के नीचे लाना, वाकई एक पहाड़ जैसा काम था। जरा सोचिए उन लीडर्स के बारे में जिन्हें इतने सारे राजा महाराजाओं को मनाना था कि वो अपनी सदियों पुरानी रियासत को एक बड़े राज्य का हिस्सा बना दें। हाँ, आसान नहीं रहा होगा ये सब। तो ठीक है, अब कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। देखते हैं कि इस बड़ी इमारत की नींव की पहली 2 ईंटें कैसे रखी गईं और कौन थे वो लोग, वो किरदार जिन्होंने इस कहानी की शुरुआत की। सबसे पहला कदम था मत्स्य संघ का बनना। और यहाँ एक मजेदार बात यह है कि इसका ये नाम के.एम. मुंशी ने महाभारत के मत्स्य जनपद से प्रेरणा लेकर दिया था। और इस नए नए बने संघ की कमान संभालने वाले पहले राज प्रमुख थे धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह। कह सकते हैं कि वो हमारी कहानी के पहले मुख्य पात्र थे। और देखिए चीजें कितनी तेजी से आगे बढ़ीं। पहले संघ के बनने के ठीक 1 हफ्ते बाद ही 9 और रियासतों को मिलाकर एक और बड़ा ग्रुप बना, जिसका नाम था पूर्व राजस्थान। इस बार कहानी में एक और नए किरदार की एंट्री हुई, कोटा के महाराव भीम सिंह, जिन्हें इस नए संघ का राज प्रमुख बनाया गया। अब यहाँ कहानी में एक बहुत ही भावुक और नाटकीय मोड़ आता है। जब बांसवाड़ा के महाराज चंद्रवीर सिंह विलय पत्र पर साइन कर रहे थे, तो उन्होंने ये शब्द कहे थे। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन शासकों के लिए अपनी रियासत, अपनी पहचान को छोड़ना कितना मुश्किल और व्यक्तिगत फैसला था। ये सिर्फ एक कागज पर दस्तखत नहीं थे, ये उनके लिए अपने राजपाट का अंत था। तो अब तक तो बस नींव तैयार हो रही थी। असली कहानी, असली गेम तो अब बदलने वाला था। अब वो चरण आ रहे थे जिन्होंने राजस्थान को उसका वो विशाल रूप दिया जिसे हम आज पहचानते हैं। ये एक टर्निंग पॉइंट था जब मेवाड़ जैसी ऐतिहासिक और शक्तिशाली रियासत यानी उदयपुर इस संघ में शामिल हुई, तो इसका वजूद और कद कई गुना बढ़ गया। इस बार नेतृत्व की बागडोर आई मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह के हाथ में। और ये विलय कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि इसका उद्घाटन करने के लिए खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे। और अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स, जब जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर यानी राजस्थान की 4 सबसे बड़ी रियासतें एक साथ आईं, तो जंग हुआ वृहत राजस्थान का। यहां एक बहुत ही दिलचस्प पॉलिटिकल मैनेजमेंट देखने को मिला। जयपुर के सवाई मानसिंह द्वितीय को राज प्रमुख बनाया गया, लेकिन महाराणा भूपाल सिंह के सम्मान को बनाए रखने के लिए एक बिल्कुल नया पद बनाया गया, महाराज प्रमुख, जो सिर्फ उन्हीं के लिए था। और इस ऐतिहासिक मौके का उद्घाटन करने आए थे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। और हाँ, ये तारीख 30 मार्च, इसे तो बिल्कुल याद रखना है। यही वो ऐतिहासिक दिन है जिसे आज भी हम सब राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि सच पूछिए तो इसी दिन राजस्थान को असल में अपनी पहचान मिली थी। तो मेन ढांचा तो खड़ा हो चुका था, अब बस आखिरी कुछ पजल पीसेस को उनकी सही जगह पर रखने की बारी थी, ताकि ये तस्वीर पूरी तरह से मुकम्मल हो सके। इस चरण में कहानी घूमकर वहीं आ जाती है जहां से शुरू हुई थी। याद है वो सबसे पहला संघ, मत्स्य संघ। अब शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर उसे भी इस बड़े वृहत राजस्थान में मिला लिया गया। ये दिन पूरे भारत के लिए तो ऐतिहासिक था ही,
क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ। पर राजस्थान के लिए भी ये खास था। इसी दिन सिरोही रियासत का विलय हुआ और राजस्थान को ऑफिशियली बी कैटेगरी स्टेट का दर्जा मिल गया। और फिर आया वो आखिरी दिन 1 नवंबर 1956, जब राजस्थान को उसका वो नक्शा मिला जो हम आज देखते हैं। फजल अली आयोग की सिफारिशों पर अजमेर मेरवाड़ा और आबू देलवाड़ा जैसे बचे हुए इलाके भी इसमें शामिल हो गए। और यहीं पर एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। राजशाही का प्रतीक राज प्रमुख का पद हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया और उसकी जगह लोकतंत्र के प्रतीक राज्यपाल का पद शुरू हुआ। और इस तरह गुरुमुख निहाल सिंह बने राजस्थान के पहले गवर्नर। तो ये थी पूरी कहानी। अब चलिए जल्दी से एक क्विक रिवीजन करते हैं और उन फैक्ट्स पर फोकस करते हैं जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। देखिए, ये जो लीडर्स हैं, खासकर पहले 4 चरणों के, इनके नाम तो रट लीजिए। मत्स्य संघ के राजप्रमुख उदयभान सिंह, पूर्व राजस्थान के भीम सिंह, संयुक्त राजस्थान के महाराणा भूपाल सिंह और वृहत राजस्थान में राजप्रमुख मान सिंह द्वितीय और महाराज प्रमुख भूपाल सिंह। इनसे जुड़े सवाल आते ही आते हैं। अब बात करते हैं कमिटीज की। ये मैच द कॉलम में बहुत पूछी जाती हैं। याद रखिए, मत्स्य संघ का नाम किसने दिया? के.एम. मुंशी ने। उसका विलय किसकी सिफारिश पर हुआ? शंकर राव देव समिति। और फाइनल शेप किसने दिया? फजल अली आयोग ने। ये 3 तो सबसे जरूरी हैं। हाँ, और यहाँ एक कंफ्यूजन होता है जिसे अभी साफ कर लेते हैं। राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को, जो चौथे चरण की याद में है, और राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को, जब 7वें चरण के बाद राज्य पूरी तरह से बन गया था। दोनों अलग अलग हैं। तो इस पूरे सफर के बाद आखिर में एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। क्या ये एकीकरण सिर्फ नक्शे पर कुछ लकीरें खींचने या सीमाओं को जोड़ने की कहानी थी, या फिर ये कई अलग अलग संस्कृतियों, बोलियों और रिवाजों को मिलाकर एक नई राजस्थानी पहचान गढ़ने की कहानी थी? इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार।